इंडियंस के हाथ में स्मार्टफोन बढ़ गया है, 12% ग्लोबल यूजर्स बन गया, इंटरनेट का बहुत ज़्यादा लार्ज बेस बन गया इंटरनेट का, इसलिए डाटा एक्सप्लोशन हो गया। तो देयर इज़ अ नीड टू रेगुलेट द डाटा। इसके लिए पर्सनल डाटा होता है जो इंडिविजुअल का, बायोमेट्रिक डाटा, आपका डाटा हो गया, कास्ट वगैरह, पॉलिटिकल बिलीफ वगैरह, जिसके लिए बी एन कृष्णा समिति है पर्सनल डाटा के ऊपर। और ये नॉन पर्सनल डाटा हो गया जैसे वेदर कंडीशन कैसा चल रहा है। इसमें एनोनिमस डाटा भी होता है जैसे मनरेगा वगैरह, हेल्थ रिकॉर्ड वगैरह कैसा है इंसान का। पब्लिक रिकॉर्ड जो गवर्नमेंट के पास रहता है, इसलिए गोपाल कृष्ण कमेटी रहता है नॉन पर्सनल डाटा के लिए। नीड फॉर अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, एक लीगल फ्रेमवर्क चाहिए डाटा के लिए, क्योंकि अभी तक नॉन पर्सनल डाटा अनरेगुलेटेड है, रेगुलेटरी वैकम है, लेकिन पर्सनल डाटा थोड़ा बहुत रेगुलेटेड है। एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी देखने के लिए कहाँ तक पॉलिसी काम कर रहा है, इंप्लीमेंटेशन के लिए, टारगेटिंग करने के लिए, एफिशिएंट टारगेटिंग और वेलफेयर स्कीम टारगेट करने के सही पैमाने तक पहुंच रहा है कि नहीं जगह तक, इसे देखने के लिए वी नीड अ फ्रेमवर्क। प्राइवेट सेक्टर में कंपटीशन में फायदा होता है, इनोवेशन, डाटा प्रोसेसिंग को यूज करके स्टार्टअप कंपनीज वगैरह डाटा देख के कहीं पे सपोजिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूट कम है या फिर लोग कम एजुकेटेड है, वहाँ पे जाके इंस्टीट्यूट खोल दिया, इस तरह का डाटा का यूज कर सकते हैं। टेक्निकल एजुकेशन कहीं पे जाता है, वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल फॉर्म खोल सकता है। डाटा मोनोपोलाइजेशन हो गया, टेक्नोलॉजिकल जैन जैसे गूगल वगैरह, हम लोग गूगल वगैरह में अकाउंट खोलते हैं, वहीं पे ज़्यादा डाटा रहता है हर बड़ा बड़ा जैन के पास। इनेबल क्रिएशन ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, कहीं पे ज़्यादा आदमी हेल्थ वगैरह में कहीं पे रोग बहुत ज़्यादा है, जैसे जेनोम वगैरह से पता चलता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोग हो रहा है, तो वहाँ पर उस तरीके से पब्लिक सर्विसेज दे सकते हैं, हेल्थ वगैरह फैसिलिटेट कर सकते हैं उस डिस्ट्रिक्ट में। पर्सनल डाटा दो तरीके का होता है, एक कमोडिटीज़ या वेदर कंडीशन, इस तरीके से डाटा होता है। एक एनोनिमाइज पर्सनल डाटा, मतलब जो नाम नहीं रहता है, जैसे आपको पता है आपका क्या हेल्थ है वगैरह का स्टेटस है, लेकिन बहुत सारे कम्युनिटी का एक साथ में अगर एजुकेशन देखेंगे कि यहाँ पे इतना जन ग्रेजुएट है, ऐसा हेल्थ है, ऐसे इतना जन मोबाइल ऑन करते हैं, ये नॉन पर्सनल डाटा है। एक नॉन पर्सनल डाटा जो गवर्नमेंट कलेक्ट करता है, जैसे व्हीकल रजिस्ट्रेशन हो गया, लैंड रिकॉर्ड हो गया। कम्युनिटी नॉन पर्सनल डाटा जो कम्युनिटी का एजुकेशन रिकॉर्ड है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से राजवंशी कम्युनिटी, उन लोगों का क्या एजुकेशन है, क्या हेल्थ रिकॉर्ड है, ये सब टोटल। प्राइवेट सेक्टर कलेक्ट करता है प्राइवेट नॉन पर्सनल डाटा। नॉन पर्सनल डाटा के स्टेक होल्डर्स कौन कौन है, डाटा प्रिंसिपल जिसका डाटा दिया जाता है, जैसे इंडिविजुअल भी हो सकता है आप भी, और या तो कम्युनिटी भी, डाटा कस्टोडियन जो का डाटा को कस्टडी में रखता है, जैसे प्राइवेट सेक्टर कंपनी भी हो सकता है, और गवर्नमेंट एजेंसी डाटा ट्रस्टी जो मेंटेन करेगा डाटा ठीक से यूज हो रहा है कि नहीं। रिकमेंडेशन दिया गया है कि पर्सनल डाटा हो या एनोनिमस डाटा हो, एक कंसेंट चाहिए। डाटा का एक्सेस इंडिविजुअल्स यानी आपको, मेरे को, किसी को भी दे सकता है या ऑर्गेनाइजेशन को दे सकता है, लेकिन तीन पर्पज है। एक है नेशनल सिक्योरिटी, गवर्नमेंट को दे सकता है, वहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी के लिए टेररिस्ट वगैरह ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। दूसरा पब्लिक इंटरेस्ट, अगर पब्लिक का वहाँ पे हेल्थ बहुत ज़्यादा फैक्टर कर रहा है, हॉस्पिटल वगैरह चाहिए, तो आप भी चाहे तो वहाँ पर हॉस्पिटल खोल सकते हैं उस पर्टिकुलर उस केस के लिए। और इकोनॉमिक पर्पज, अगर कोई बिजनेस वगैरह आप खोलना चाहते हैं, वहाँ पे ग्रेजुएट स्टूडेंट ज़्यादा है, तो डेफिनेटली वहाँ पर आप टेक्निकल वहाँ पे इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। एनपीटीए बनाना पड़ेगा, नॉन पर्सनल डाटा अथॉरिटी, जो टोटल देखेगा। कोविड-19 से इकोनॉमी के ट्विन शॉक लगा है, सप्लाई डिमांड दोनों घट गया है। गवर्नमेंट डिलेमा है, फिस्कल स्टिमुलस वर्सेस फिस्कल डेफिसिट। स्टिमुलस देने से डेफिसिट बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन ज़्यादा आ जाएगा, लेकिन स्टिमुलस नहीं देने से फिर इकोनॉमी कैसे काम चलेगा। डिलेमा को सॉल्व किया गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज से। इसके पास सरप्लस लिक्विडिटी है, लेकिन वो रिलक्टेंट है, वो लोन नहीं देंगे क्योंकि फियर ऑफ एनपीए, इसलिए 8 लाख करोड़ का पैसा है बैंक के पास, जो अभी रिवर्स रेपो में आरबीआई के पास रखा हुआ है। रेपो रेट से थोड़ा कम इंटरेस्ट कमा रहा है। गवर्नमेंट का टारगेट है ये पैसा प्राइवेट सेक्टर को मिल जाए, ताकि वो सप्लाई साइड में वो लोग प्रोडक्शन पे ज़्यादा ध्यान दे पाए और एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन ज़्यादा हो। इससे जो है इनकम लेवल भी बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगा, तो इससे इनडायरेक्टली बूस्ट हो जाएगा डिमांड को इकोनॉमी में, जिससे इकोनॉमी फिर से चल पड़ेगा और गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा। इसलिए गवर्नमेंट जो है अभी गारंटर बनना चाह रहा है ये प्राइवेट सेक्टर का, कि वो लोग अगर नहीं देंगे तो आई विल स्टैंड फॉर द कॉज। एसएमई और एनबीएफसी को दे दीजिए, क्योंकि एनबीएफसी क्राइसिस फेस कर रहा है और वो जो है छोटा छोटा इंस्टीट्यूशन को देता है, तो फिर एमएसएमई सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है इंडिया में। डिमांड बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को हाई कैश ट्रांसफर करना चाहिए, जैसे बांग्लादेश, वियतनाम की तरह। एनहांस एलोकेशन, जो पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम को अभी जैसे मनरेगा वगैरह ये सबको अभी जो है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए अभी काम करना चाहिए मेक्सिको, इंडोनेशिया की तरह। और इसके प्लस को यूज़ करना है एफआरबीएम का, जिससे डायरेक्ट जो है मनीटाइजेशन स्टिमुलस के रूप में। एफआरबीएम में कुछ एक्सेप्शन है, जैसे नेशनल सिक्योरिटी, वार, कैलामिटी, एग्रीकल्चर खराब हो रहा है या ग्रोथ रेट कम हो रहा है जीडीपी का, और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चाइना इंडिया का बॉर्डर स्टैंड ऑफ, कभी चाइना 2 कदम आगे बढ़ता है, फिर 1 कदम पीछे जाता है, डिसएंगेजमेंट कर जाता है, पुल बैक ऑफ ऑल द ट्रूप्स। टू काउंटर चाइना, बिल्डिंग माउंटेन, स्ट्राइक क्रॉप्स। अभी तक पाइवट क्रॉप्स है जो डिफेंसिव है, स्ट्राइक क्रॉप्स ऑफेंसिव होता है। मिलिट्री पोस्चर अगेंस्ट चाइना हमारा डिफेंसिव है, अभी इसको ऑफेंसिव करना पड़ेगा। 2013 में स्ट्राइक क्रॉप से अच्छा फॉर्मेशन हुआ था। ईस्टर्न माउंटेन स्ट्राइक क्रॉप पानागर में, वेस्ट बंगाल में स्टेशन है, इन्होंने एक्शन किया था। हिंग विजय में एक्सरसाइज में, अरुणाचल प्रदेश में। पठानकोट में एक डिवीजन बनने वाला था वेस्टर्न तरफ में, लेकिन अभी तक नहीं बना, लैक ऑफ फंड। मल्टीलैटरल फोरम्स में छोटे मोटे एशियंस एंड अफ्रीकन कंट्रीज को सपोर्ट करना पड़ेगा, ताकि फंडिंग से, क्योंकि चाइना अभी वो लोग को डेप्थ ट्रैप में लेके जा रहा है, इसको हाईलाइट करना पड़ेगा। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सब्जुकेशन हो रहा है उन लोगों का, और हायर फोकस देना पड़ेगा नेबरहुड पे, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी देना पड़ेगा, ताकि टू एनहांस द फुटप्रिंट इन काउंटरिंग चाइनीज प्रेजेंस। टिबेट कार्ड को प्ले करना है, ताकि टिबेटियन क्लेम्स ओवर चाइना को चैलेंज किया जाए, क्योंकि इंडिया ऑलवेज ट्राई टू बी सेंसिटिव टू चाइनीज कंसर्न्स एंड इंटरेस्ट, लेकिन चाइना हैज नेवर रेसिप्रोकेटेड इंडिया को। पॉलिसी ऑफ डिस्टेंसिंग विद फ्रॉम दलाई लामा को हटाकर अभी उसके साथ मिलकर चाइना के अगेंस्ट पे क्रिटिसिज्म करना पड़ेगा, वन चाइना पॉलिसी। डिप्लोमेटिक पॉलिसी में चेंज करना पड़ेगा, डिप्लोमेटिकली ऑफेंसिव होना पड़ेगा अगेंस्ट
पाकिस्तान एंड चाइना। फॉरेन लीडर्स के साथ ऑस्ट्रेलिया, जापान वगैरह से रिलेशन अच्छा रखना पड़ेगा, सपोर्ट लेना पड़ेगा, जो सारा कंट्रीज का अगेंस्ट और चाइना को हाईलाइट करना पड़ेगा ऑफ द एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, और इंडिया इज अ पीस इंटेंशन। अपना डिप्लोमेसी पॉलिसी चेंज कर रहा है, पहले पीसफुल राइज होता था धीरे धीरे, अभी डॉक्ट्रिन ऑफ वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी 2007 के बाद ये पहली बार इंडिया को करंट अकाउंट सरप्लस हुआ है, और एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट ईयर भी, ये फोर्थ क्वार्टर में हुआ है, नेक्स्ट ईयर भी एक्सपेक्टेड है कि 25 बिलियन का सरप्लस रहेगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब टोटल पेमेंट जो भी लेन देन है इंडिया का, जो कैपिटल अकाउंट में पैसा आता जाता है या करंट अकाउंट में पैसा आता जाता है। करंट अकाउंट में बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ इनविजिबल जो होता है वो जैसे सर्विसेज वगैरह हो गए, इनकम जो प्रॉफिट वगैरह इंटरेस्ट जो कमाता है, या ट्रांसफर जो रेमिटेंसेज वगैरह बाहर से आता है, इसको इनविजिबल जो देखा नहीं जा सकता है। और बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब जो भी हम गुड्स वगैरह जो एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में हमेशा हम लोगों का जो है लॉस हो जाता है, क्योंकि इंडिया इज इंपोर्टिंग कंट्री। इनविजिबल्स में हम लोग हमेशा पॉजिटिव इनकम लाते हैं। सर्विस प्रोवाइडर है, ये छोड़ के हाईएस्ट रेमिटेंस हम लोग लाते हैं वर्ल्ड का। पेशेंस कम मिलता है, इंटरेस्ट और डिविडेंड प्रॉफिट थोड़ा कम मिलता है। कैपिटल अकाउंट इंडिया का सरप्लस में है, चाहे बाहर से जो भी पैसा घुस रहा है वो कैपिटल अकाउंट में घुस रहा है, चाहे वो एफडीआई के फॉर्म में हो, एफपीआई पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो जाए, या ईसीबी लोन मिले, कहीं बोरोइंग मिले बाहर से, या तो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन से लोन मिले, वर्ल्ड बैंक वगैरह, कहीं से भी पैसा घुसने से हुआ, लोन वगैरह कुछ भी हो, कैपिटल अकाउंट में पैसा घुसने से ही वो सरप्लस हो जाता है। यानी अगर किसी को लोन वगैरह दिया, ये सब वहाँ से माइनस हो जाता है, या तो कहीं पे एफडीआई कर दिया इंडिया ने, पाकिस्तान में पैसा लगा दिया, या ईरान में पैसा लगा दिया, एफडीआई दे दिया इंडिया ने, तो नेगेटिव माइनस हो जाता है। लेकिन इंडिया ने इन्वेस्ट कर दिया या लोन दे दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया लॉस में चला गया। करंट अकाउंट में शायद इनकम वहाँ से जनरेट होने लगे, तो करंट अकाउंट में वहाँ पे सरप्लस हो सकता है, प्रॉफिट वगैरह इंटरेस्ट वगैरह कमाने लग जाएगा। इस कंपनी इसलिए तो बाहर का कंट्रीज में इन्वेस्ट करता है, ताकि वो एफडीआई वगैरह इन्वेस्ट कर देता है, वैसे वो कंपनी का इमीडिएटली कंट्री का एफडीआई इनफ्लो बढ़ जाता है, लेकिन बाद में फिर इंटरेस्ट के रूप में अदर रूपी में वो कमा के लेके चला जाता है इन्वेस्टमेंट से। टाइम अगर चाइनीज कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, तो एफडीआई बहुत सारा आ जाएगा, इससे कैपिटल अकाउंट सरप्लस पे चला जाएगा, लेकिन बाद में वो फिर पैसा इंटरेस्ट के रूप में, इनकम के रूप में लेके जाएगा, प्रॉफिट के रूप में लेके जाएगा, तो वो फिर करंट अकाउंट में डेफिसिट कर देगा। बहुत ज्यादा करंट अकाउंट सरप्लस होना अच्छा भी नहीं है, लेकिन एफडीआई अगर आएगा तो डेफिनेटली जीडीपी जो है वो बढ़ेगा, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा वगैरह होगा, लेकिन जीएनपी नहीं बढ़ेगा। तो एक चाइनीज कंपनी अगर इंडिया में आके बिजनेस कर रहा है, कुछ भी प्रोडक्शन कर रहा है, सपोजिंग कोई भी मोबाइल वगैरह कुछ भी प्रोडक्शन कर रहा है, तो डेफिनेटली वो का इनकम जो है वो इंडिया के जीडीपी में काउंट होगा, लेकिन जीएनपी पे नहीं होगा। क्रूड ऑयल का प्राइस घटने के कारण से जो है इंडिया का इंपोर्ट बिल कम आने लगा है, इससे एक्सपोर्ट जो है इंडिया का थोड़ा बहुत राइज भी हुआ है, तो दोनों एक जगह पे देखिए बैलेंस हो गया, प्लस की तरफ जा रहा है इंडिया का। ट्रेड डेफिसिट तभी घटता है अगर आपका इंपोर्ट बहुत ज्यादा घट रहा है या तो एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। बेसिकली एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट है। अगर एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा हो गया, 100 के जगह पे 200 हो गया तो ठीक है, या तो इंपोर्ट कम हो गया, पहले एक्सपोर्ट 100 ही था, अब इंपोर्ट पहले 150 था, अभी 50 हो गया। एक करंट अकाउंट सरप्लस इंडिया की गुड न्यूज नहीं है, क्योंकि डिक्लाइन इन इंपोर्ट्स मतलब लोअर डिमांड इन द इकोनॉमी, तो ये अच्छा नहीं। फॉरेक्स रिजर्व इंप्रूव किया, इंडियन रूपी का वैल्यू बढ़ा है, बीओपी इंप्रूव किया है, लेकिन अच्छा नहीं। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से बना था, ग्राउंड वाटर ही रेगुलेट करता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो 2010 में बना था, अभी आदर्श गोयल जिसको हेड कर रहे हैं। सेग्रीगेशन ऑफ कोविड-19 के टाइम में जो बायोमेडिकल वेस्ट का है उसको अलग से कीजिए, क्योंकि कंटामिनेशन हो सकता है, पब्लिक हेल्थ के लिए हैजर्डस डिस्चार्ज हो सकता है, इसको या तो आप जला दीजिए, या तो बरी कर दीजिए, या तो फिर रिसाइकल कीजिए प्रॉपर सैनिटाइजेशन के साथ, क्योंकि इन्फेक्शियस पैथोजेंस ये डायग्नोस्टिक सेंटर हॉस्पिटल में फैला सकता है, और मिस हैंडलिंग हो सकता है, डिस्पोज कुत्ता वगैरह बिल्ली कुछ भी उसको उठा के ले जा सकता है, इसलिए अंडर में बड़ी कर दीजिए। और ये साइंटिफिक मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज ने ये बायोमेडिकल वेस्ट के लिए रूल्स लाया था 1998 में, फिर 2016, 18, अभी 20 में भी रूल्स लाया है, कोविड-19 गाइडलाइंस दिया गया है, हर बार अपडेट किया। प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से आया था, ताकि बायोमेडिकल वेस्ट जो है एनवायरमेंट को खतरा ना बने। सेग्रीगेशन करना है, अलग अलग कलर बैग में रखना है, ताकि जो है जला देना है या तो रिसाइकल करना है, बंद कर देना है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो 1974 में बना था, वही उसी ने गाइडलाइन दिया है कोविड-19 का। 2020 एडमिनिस्ट्रेशन यूनियन लिस्ट में नहीं है, स्टेट लिस्ट में है, यानी जितना भी लॉ लाए सेंटर, अल्टीमेटली स्टेट को उसको इंप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। इस रिफॉर्म्स के ऊपर जूलियो रिबेरो कमिटी आया था। जूलियो रिबेरो जो एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर है, जो डीडीपी रह चुके हैं गुजरात के, उनके ऊपर बहुत सारा अटैक भी हुआ था इंदिरा गांधी के टाइम में, वो पंजाब को खालिस्तान मूवमेंट को वो कंट्रोल कर रहे थे। रिसेंटली आईपीएस ऑफिसर्स को चिट्ठी लिखा है और डिक्लेयर किया है कि पॉलिटिकल नेक्सस और पॉलिटिकल माफिया और पुलिस का नेक्सस को तोड़ना पड़ेगा। एक्स्ट्रा जुडिशियस किलिंग, पुलिस टॉर्चर और पुलिस एक्सेस बढ़ रहा है। पुलिसिंग सिस्टम कॉलोनियल हैंगओवर था। 1998 में सुप्रीम कोर्ट के पास पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन गया कि इसको चेंज करना चाहिए, तब जेआर कमेटी यानी जूलियो रिबेरो कमेटी आया। जूलियो रिबेरो कमेटी का रिकमेंडेशन था कि एक स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बनेगा, जो कमीशन देखेगा कि पुलिस जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, अकाउंटेबिलिटी रहेगा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी अगेंस्ट आर्बिट्ररी अरेस्ट, फॉल्स इम्प्लीकेशंस इन क्रिमिनल केसेस, जो फंसा देते हैं, जो कस्टोडियल वायलेंस करते हैं, ये हर डिस्ट्रिक्ट में एक पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी रहेगा। अवार्ड, प्रमोशन, ट्रांसफर सब पॉलिटिकल लोग नहीं, पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड रहेगा, वो लोग करेंगे। ट्रांसफर, टेन्योर और प्रमोशन के लिए गवर्नमेंट अपना रूल्स बनाएगा, रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं, अगर डिपार्चर हुआ रूल से ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ स्टेट सिक्योरिटी कमीशन, वो देखेगा। डीजीपी का 3 साल का टर्म रहेगा और उसका अपॉइंटमेंट सीएम करेगा, साथ में 3 जन का पैनल रहेगा, जिसमें यूपीएससी का चेयरमैन रहेंगे, आईबी का डायरेक्टर, यूनियन होम सेक्रेटरी, स्टेट का चीफ सेक्रेटरी और स्टेट इनकम्बेंट जो ऑलरेडी पहले जो डीजीपी रहते हैं वो स्टेट इनकम्बेंट डीजीपी। फाइनल ड्राइंग से पहले सीवीसी के साथ सिलेक्शन कमेटी कंसल्ट कर सकता है। आईपीएस और डब्ल्यूबीसीएस या स्टेट पीसीएस से तो आता ही है, लेकिन ये जो है जो ऑल अंडर नॉन ग्रेजुएट
रिलेटेड रैंक है उसके लिए इंडिपेंडेंट पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड होना चाहिए ताकि कोई चीटिंग वगैरह ना हो, मतलब एम्प्लॉयमेंट के टाइम में। 1861 का पुलिस एक्ट को चेंज करके नया पुलिस एक्ट आया, मॉडल पुलिस एक्ट 2006 में, सोली सराबजी कमेटी रिकमेंडेशन के ऊपर। पीसी रिकमेंडेशन देगा कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग और वेलफेयर के ऊपर। इस ट्रेनिंग में क्वालिटेटिव चेंज करना पड़ेगा, एथिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को डालना पड़ेगा ताकि बिहेवियर और परफॉर्मेंस पे चेंज हो। पुलिस क्लियर रिब्यूरो नेशनल पुलिस कमेटी ऑन पुलिस रिफॉर्म्स के बाद प्रकाश सिंह केस आया था 2006 में सुप्रीम कोर्ट के सामने। स्टेट ने पुलिस रिफॉर्म्स को डायलूट कर दिया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन इशू किया 2006 में। स्टेट में एक स्टेट सिक्योरिटी कमीशन रहेगा जो पॉलिसी फॉर पुलिस फंक्शनिंग या कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट, ताकि कंट्रोल ना कर पाए, अनड्यू इन्फ्लुएंस ना कर पाए, इसलिए पुलिस को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। स्टेट सिक्योरिटी कमीशन और एक पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड बनेगा हर स्टेट में। ट्रांसफर प्रमोशन ऑफ ऑफिसर्स बिलो द रैंक ऑफ डीएसपी। स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन करेगा फॉर द पोस्टिंग ऑफ हायर रैंक, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जिसको भी चाहे तो सीएम उठा के बना देगा बड़ा बड़ा पोस्ट पे। पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी रहेगा जहां पर चाहे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल पे आप जाके कोई सीरियस मिसकंडक्ट हुआ है या पुलिस पावर्स का अब्यूज हुआ है उसके अगेंस्ट पे कंप्लेंट कर सकते हैं। मिनिमम 2 साल का टेन्योर देना पड़ेगा, केवल डीजीपी को नहीं, की पुलिस ऑफिसर जैसे मेन जो हेड होता है आपका पुलिस इंचार्ज रहता है स्टेशन का, या तो डिस्ट्रिक्ट का हेड रहता है, एसपी का है जो स्टेट फोर्सेस का है, या चीफ ऑफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, इनको आर्बिट्रेरी ट्रांसफर पोस्टिंग से अवॉइड करने के लिए 2 साल का टेन्योर देना चाहिए। पूरा केस जो है इन्हीं के हाथ में रहता है, जो डिस्ट्रिक्ट का हेड रहता है जैसे एसपी हो गया या तो पुलिस इंस्पेक्टर हो गया। सर फिल्म वगैरह में दिखा जाता है कि केस उसके हवाले कर दो, आपका ट्रांसफर कर दिया गया है, ट्रांसफर ऑर्डर आ गया है। सीनियर मोस्ट ऑफिसर से एक बार डीजीपी सिलेक्ट किया जाएगा, प्रमोशन के ऊपर यूपीएससी से ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ सर्विस, कितना दिन से सर्विस करा, 30 साल 35 साल, या तो गुड रिकॉर्ड और एक्सपीरियंस। इन्वेस्टिगेशन विंग और लॉ एंड ऑर्डर विंग को अलग कर देना चाहिए, जैसे सीबीआई वगैरह इन्वेस्टिगेटिंग विंग है इसको अंदर, ताकि स्पीडी इन्वेस्टिगेशन हो पाए और बेटर एक्सपर्टाइज रिपोर्ट मिल पाए, अच्छा रिपोर्ट हो जाए पीपल के साथ। नेशनल सिक्योरिटी कमीशन बनाया जाए, जो स्टेट सिक्योरिटी कमीशन नहीं, जो पॉलिसी वगैरह देखता है पुलिस परफॉर्मेंस क्या है नहीं है और उसको प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट इन्फ्लुएंस ऑफ द पॉलिटिकल, वो नहीं, नेशनल सिक्योरिटी कमीशन। और ये स्टेट नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल भी नहीं है, एनएसए भी नहीं। चीफ ऑफ पुलिस आर्म्ड फोर्सेस को अपॉइंट करेगा, ये शॉर्टलिस्ट करेगा अपॉइंटमेंट के लिए। चाइना टैक्टिकल एग्रेशन कर रहा है, चाइना कभी भी ऑल आउट वार कभी नहीं करेगा इंडिया के साथ, क्योंकि डिफेंस कैपेबिलिटी जानता है, वो अपना टूल्स यूज कर रहा है। इंडिया को अलायंस में भी जाना चाहिए, लेकिन अधिकतर अपना जो मिलिट्री स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, बायर परचेजर का रिलेशन वो करना है, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ऑफ यूएसए में उसको अपना मिलिट्री स्ट्रेंथ बताना है, कैपेबिलिटी, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, सबमरीन वारफेयर, न्यूक्लियर वारफेयर सब बढ़ाना, मॉडर्न वारफेयर इक्विपमेंट, वेपन, मिलिट्री सब परचेजेस करना है। डिफेंस प्रोक्योरमेंट एजेंसीज के थ्रू से इंडियन आर्मी को भी वो माउंटेनियर क्रॉप्स टू फ्रंट वार के लिए प्रिपेयर रहना है। डेवलपिंग कंट्रीज को जो जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस स्कीम में रखा था उसमें से इंडिया को हटाया गया था, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट स्टेटस नहीं मिल रहा है अभी, इसलिए इंडिया का बहुत नुकसान भी हुआ है। 2019 में किया गया था, यूएसए ने अभी सोच रहा है कि प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट करेगा, लेकिन क्या नहीं। मनोदर्पण मतलब आपका मानसिक या साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट स्टूडेंट का कैसा है, अभी मेंटल हेल्थ कैसा है, इसका प्रमोट करना और साथ में मॉनिटर भी करना, देखना स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कोविड-19 का, ये एचआरडी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था। ग्लोबल फंड फॉर एड्स, टीबी एंड मलेरिया एस्टेब्लिश 2002 में हुआ था, इसको एंडोर्समेंट लिया था यूएन से, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। डोनेशन लेता है पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट से भी और प्राइवेट डोनेशन भी लेता है जैसे मिलिंडा गेट्स वगैरह। मेंस क्वेश्चन,